So students, now we are starting with the case studies of this particular chapter. केस चैप्टर से किस तरीके की केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने पूछा है या इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड रिमेंबर स्टूडेंट, केस स्टडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर कंपनी लॉ एग्जाम. ऑन एन एवरेज, अगर if you see the last exam papers, last 3-4 exam paper, you will realize that institute ने almost more than 70% paper institute ask in the form of case studies. तो case studies कैसे लिखा जाता है, that's something we need to understand. केस स्टडीज को लिखने के लिए नॉट ओनली यू नीड टू नो द फंडामेंटल्स एंड द प्रोविजन, यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट द केस स्टडीज. तो पहले एक बार ये देखते हैं केस स्टडीज को कैसे प्रेजेंट करना है. देन विल डिस्कस ईच एंड एवरी केस स्टडी विच हैव बीन आस्क्ड एंड सी दैट वेदर वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द केस स्टडीज और नॉट. अब देखो, तो एग्जाम में अगर आपको केस स्टडीज आता है तो केस स्टडीज कैसे प्रेजेंट किया जाता है अदर देन कैलकुलेशन बेस्ड केस स्टडीज कैसे प्रेजेंट करते हैं. देखो, केस स्टडीज में सबसे पहले ना आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेबल. दिस इज बेसिकली केस स्टडीज. तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेबल सेक्शन या तो रूल या तो डॉक्ट्रिन एक्सेट्रा. मतलब आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि ये जो केस स्टडी है ये किस सेक्शन से कनेक्टेड है. आपको वो स्पेसिफिक पार्ट एक्सप्रेस करना है, पूरा सेक्शन नहीं बताना है. आपको सेक्शन का वो पार्ट बताना है जिस पार्ट के ऊपर ये केस स्टडीज बना है. इसके बाद सेकेंड आपको प्रेजेंट करना होता है फैक्ट ऑफ द केस. अब देखो, फैक्ट ऑफ द केस आपको कैसे प्रेजेंट करना है. ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट ऑफ द केस पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना होता है. जो क्वेश्चंस में फैक्ट दिए होंगे वही फैक्ट आपको कंसिडर करने हैं, कोई भी खुद का एजम्पशंस नहीं बनाना है. एंड सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो क्वेश्चंस में जिस तरीके से फैक्ट दिए उसी को पॉइंट वाइज डिवाइड कर दो. एंड हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखना, मतलब नीड नॉट टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू पैसिव वॉइस. एंड ऑलवेज पॉइंट वाइज होना चाहिए. जितना प्रिसाइज होगा उतना बेटर है. क्लियर? मतलब अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. Then once you have written the applicable section and the fact, then you have to write answer or you can say conclusion. आप दोनों बोल सकते हैं. अच्छा, ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है इन ऐसे लिखना है. स्टार्ट कैसे करना है? In light of the aforesaid section and फैक्ट गिवन डॉट डॉट डॉट. मतलब आपको इसको बताना है दैट जो ऊपर जो सेक्शंस दिया है एंड जो फैक्ट दिया है उन दोनों को कंसिडर करके दिस व्हाट इज बीइंग कंक्लूडेड, दैट समथिंग द आंसर यू हैव टू प्रोवाइड. एंड देन यू हैव टू राइट द केस लॉ नेम. अगर कोई केस लॉ का नाम है तो आपको केस लॉ का नाम स्पेसिफाई करना है. अगर केस लॉ का नाम नहीं है उस पर्टिकुलर मैटर में तो केस लॉ का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द केस स्टडीज इन योर एग्जाम. अब देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एप्लीकेबल सेक्शन एंड आंसर. क्लियर? अगर आपके पास एग्जामिनेशन टाइम पे अगर आपको टाइम कम पड़ जाए, एग्जाम में टाइम कम पड़ जाए, तो फैक्ट ऑफ द केस लिखने का टाइम ना हो तो मत लिखना. लेकिन एडवाइजेबल होता है दैट यू शुड ऑलवेज राइट फैक्ट ऑफ द केस. सेकेंड थिंग, केस लॉज का नाम अगर आपको प्रॉपर केस लॉ का नाम पता हो तो ही लिखना. अननेसेसरी गलत केस लॉ का नाम लिख के मत आ जाना, नहीं तो पूरा का पूरा केस स्टडीज का मार्क कट जाएगा. क्लियर? सो दिस आर द स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द केस स्टडी. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद the case studies of chapter number 1. अब तो क्या दिया है ना, क्वेश्चन 1 क्या दिया है कि रानी इज अ वेल्दी लेडी enjoying large dividend and interest income. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, केस स्टडीज हमेशा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करिएगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट द केस स्टडीज विद व्हाट यू हैव स्टडीड. क्या लिखा है? रानी इज अ वेल्दी लेडी enjoying large dividend and interest income. She has formed 3 private companies and agreed with each of them to hold a block of investment as an agent for it. मतलब
रानी ने क्या किया, एक बहुत ही वेल्दी लेडी है जिसको बहुत बड़े अमाउंट की डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, उसने क्या किया, उसने 3 प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेट किया एंड ये जो कंपनीज हैं व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू होल्ड द ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन एजेंट. नाउ इनकम रिसीव वॉज क्रिएटेड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी. जो भी डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वो किसके पास मिल रहा है, कंपनी के पास. बट द कंपनी हैंडेड बैक द अमाउंट टू हर एज अ प्रिटेंडेड लोन. तो कंपनी क्या कर रहा है, वो अमाउंट उसको दे देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रिटेंडेड लोन. दिस वे शी डिवाइडेड हर इनकम इन 3 पार्ट इन अ बिट टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी. मतलब वो क्या कर रही है, इस तरीके से वो अपनी इनकम को डिवाइड कर देती है 3 पार्ट में, जिससे कि वो टैक्स लाइबिलिटी को बचा सके. डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द पर्पस फॉर विच दिस 3 कंपनीज वर फॉर्म. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2010 में 5 मार्क्स का आया हुआ है. ओके, अटेम्प्ट के साथ कितने मार्क्स का है ये भी मेंशन किया हुआ है, सो दैट वंस यू सॉल्व द केस स्टडी यू गेट ए कॉन्फिडेंस कि अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे. अब देखो, हम लोगों ने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा था, अगर आपने प्रॉपरली समझा होगा पूरा चैप्टर तो आपको समझेगा दैट देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है वो एक बेसिक फीचर है कंपनी का, जिसमें कंपनी को अलग कंसिडर करते हैं एंड मेंबर्स फॉर्मिंग द कंपनी को अलग कंसिडर करते हैं. लेकिन अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेशन, तो NCLT और द कोर्ट हैव अ राइट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड कंसिडर बोथ कंपनी एंड द पर्सन्स फॉर्मिंग द कंपनी एज सेम. अब तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेबल सेक्शन या रूल्स लिखना पड़ेगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कंपनी वेयर बाय कंपनी इज कंसिडर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी. मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक बेसिक फीचर है जिसमें कंपनी एंड द मेंबर्स फॉर्मिंग द कंपनी को अलग समझा जाता है. However, as per the doctrine of lifting of corporate wheel, मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, you have to specify that we are right now in this case what is the rule applicable is the doctrine of lifting of corporate wheel. When the purpose of incorporation of company is to evade taxes, then NCLT may lift the corporate wheel and consider both company and the persons forming the company as same. For what purpose? For identifying the defaulting person. Clear? मतलब यहाँ पे आपको पूरा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं बताना है, आपको सिर्फ वो बताना है, उतना पार्ट बताना है जितना आपके गिवन केस के लिए रिलेवेंट है. इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, however if the purpose of incorporation of company is to evade taxes then NCLT may lift the corporate wheel. देखो यहाँ पे evade taxes आया, अगर आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील याद होगा तो वहाँ पे बहुत सारे पर्पस के लिए कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होता था, कंपनी के ट्रू कैरेक्टर को जानने के लिए, कंपनी का एलियन एनिमी जानने के लिए, अगर बंदे ने मेंबर ने फ्रॉड किया है तो. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गिवन केस है उसमें कंपनी क्यों फॉर्म की गई है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इवेडिंग टैक्सेशन. अब देखो आपने एप्लीकेबल सेक्शन बता दिया, देन व्हाट यू हैव टू मेंशन इज द फैक्ट ऑफ द केस. अब देखो फैक्ट ऑफ द केस में आपको जो क्वेश्चंस में दिया है ना उसी को पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है इन अ सिंपल मैनर. क्या लिखा है, रानी इज अ वेल्दी लेडी एंजॉयिंग लार्ज डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम. शॉर्ट पॉइंट्स होने चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल. नाउ शी हैव फॉर्म 3 प्राइवेट कंपनीज, ईच प्राइवेट कंपनी एग्री टू होल्ड a block of investment as an agent for her, and income received was created in the accounts of the company, but company handed back the amount to her as pretended loan for reducing her tax liability. Clear? शॉर्ट कर दिया. अब आंसर में कैसे लिखेंगे, यू हैव टू गिव रेफरेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एंड द फैक्ट गिवन. तो कैसे लिखा जाएगा, that in light of the aforesaid doctrine. Now aforesaid doctrine मतलब जिस डॉक्ट्रिन के हम ऊपर बात कर रहे हैं, और हम लोग ऊपर कौन से डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. क्लियर? क्या लिखा है, इन लाइट ऑफ द अफोरसेड डॉक्ट्रिन एंड द फैक्ट गिवन by applying the aforesaid principle of lifting of corporate wheel, NCLT will lift the corporate wheel and consider Rani and the 3 private companies formed by her as same, and therefore Rani shall be liable to make payment of taxes. मतलब यहाँ पे आपको वापस प्रोविजन नहीं बताना है, यहाँ पे आपको सीधा आंसर बताना है that
एनसीएलटी क्या करेगा, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगा एंड रानी एंड जो कंपनीज उसने बनाया है उसको सेम ही कंसिडर किया जाएगा एंड रानी को टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। अब अगर हमने इस केस स्टडी को समझा होगा तो ये केस स्टडी कौन से केस स्टडी से कनेक्टेड है? सो देयर इज अ केस स्टडी कॉल्ड सर दिनशंग मानकजी पटेल। आपको उस केस का रेफरेंस देना होगा, दैट्स ओनली रेफरेंस, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर केस। क्लियर। Now this is how the case studies need to be presented and trust me students, अगर आपने प्रॉपर तरीके से केस स्टडी को प्रेजेंट किया तो आपको 5 में 5 भी मिल सकता है एंड दैट्स वेयर कंपनी लॉ पेपर बिकेम एक्सट्रीमली स्कोरिंग। तो अगर आपने प्रॉपर केस स्टडीज प्रेजेंट किया है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। और अगर समझो 70 मार्क्स का पेपर अगर केस स्टडीज के फॉर्म में आ रहा है एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपको पूरा 70 मार्क्स की केस स्टडी आती है तो आपका 70 मार्क्स वहीं सेफ हो जाएगा। क्लियर। चलो नाउ वी मूव टू सेकेंड केस। क्या लिखा है? इन एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अमर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अमर प्राइवेट लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, ऑल द शेयर होल्डर वर किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट, स्टेट वेदर कंपनी स्टिल इन एग्जिस्टेंस, इफ सो हाउ। देखो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है फॉर 4 मार्क्स। ना अगर आपने इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंपनी के अमर प्राइवेट लिमिटेड की जनरल मीटिंग हो रहा था, एजीएम हो रहा था और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सारे शेयर होल्डर्स मर गए। तो क्या कंपनी मर गई? नो। क्यों? क्योंकि कंपनी इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। तो इफ कंपनी इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन तो वहां पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इन दिस केस कंपनी विल रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन एंड वाइंडिंग अप दोनों लीगल प्रोसीजर से होता है। कंपनी के मेंबर्स के एग्जिस्टेंस पे कंपनी का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। तो क्या लिखा है? हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शन में क्या आएगा? दैट परपेचुअल सक्सेशन इज द बेसिक फीचर ऑफ द कंपनी and the existence of the company is not dependent upon the existence of the shareholder or members forming such company। मतलब कंपनी perpetual succession enjoy करता है एंड कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर के एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसका लिखा है therefore even if all the members of the company dies the company survive। मतलब यहाँ पे जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर है, कंपनी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे कौन से फीचर्स की बात करनी है? परपेचुअल सक्सेशन की। क्लियर। तो इसमें क्या लिखा है कि इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डाइज द कंपनी शैल सर्वाइव। अब यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस। नाउ इफ यू सी द फैक्ट ऑफ द केस इज ओनली वन फैक्ट। क्या फैक्ट है? दैट इन द एजीएम ऑफ अमर प्राइवेट लिमिटेड ऑल द शेयर होल्डर वर किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। दैट्स इट। आंसर क्या है? नाउ इन लाइट ऑफ द अफोरसेड प्रिंसिपल एंड द fact given the company has perpetual succession and thus death or incapacity of the members of the company does not affect the existence of the company। मतलब यहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि कंपनी के पास perpetual succession होता है एंड मेंबर्स की डेथ या इनकैपेसिटी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं डालता, इसलिए therefore अमर प्राइवेट लिमिटेड shall still in existence despite of death of all its member। डन। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे कोई केस स्टडी का नाम नहीं है। इट इज नॉट रेलिवेंट दैट हर क्वेश्चन में आपको केस का नाम लिखना पड़े, लेकिन तभी लिखना जब वो रिलेटेड केस हो और आपको केस का नाम सही तरीके से पता हो। अब देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 2016 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 6 persons आर द ओनली मेंबर्स ऑफ टैप प्राइवेट लिमिटेड। मतलब 6 पर्सन जो हैं वो टैप प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर्स हैं। ऑल ऑफ देम वेंट टू यूएस ऑन अ प्लेजर ट्रिप बाय एरोप्लेन। ऑन द वे द प्लेन क्रैश एंड ऑल द 6 मेंबर डाइज। डज टैप लिमिटेड। अरे तो सेम क्वेश्चन ही है। इफ यू सी द क्वेश्चन एंड इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन इज द सेम थिंग। क्या किया जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा that perpetual succession is a basic feature of the company and the existence of company is not dependent upon the existence of the shareholder member forming such company। मतलब यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन है, जस्ट कंपनी का नाम चेंज किया, रेस्ट फैक्ट ऑफ द केस रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे भी हम लोग किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? परपेचुअल सक्सेशन की। therefore even if all the members of the company dies the company shall survive। अब फैक्ट ऑफ द केस क्या है? Fact of the case says that 6 persons are the only member of TAP Private Limited. First point, all of them went to US on a pleasure trip by aeroplane. Second point, on the way the plane crashed and all the 6 members died. That is a third fact. Answer क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा दैट इन लाइट ऑफ द अफोरसेड प्रिंसिपल एंड द फैक्ट गिवन द कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड दस death or incapacity of the members of the company does not affect the existence of the company। मतलब जो कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है और डेथ एंड इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर की वजह से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर DAP प्राइवेट लिमिटेड शैल स्टिल एग्जिस्ट डिस्पाइट ऑफ डेथ ऑफ ऑल इट्स मेंबर। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया लेकिन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट दिस टाइप ऑफ केस स्टडी इंस्टीट्यूट में आस्क। क्लियर? क्या लिखा है? एन एसोसिएशन ऑफ 105 मेंबर्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे 105 मेंबर की बात हो रही है। नॉट बीइंग HUF started banking business without being registered. After 1 year 6 member retired. Thereafter 3 member instituted a suit for partition of the association. Discuss the fate of the suit। मतलब 105 मेंबर का एक एसोसिएशन है जो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं और जो HUF नहीं है। क्लियर? एंड ये रजिस्टर्ड भी नहीं है एज कंपनी और अंडर एनी स्पेशल लॉ। तो अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया? इलीगल एसोसिएशन। अगर ये इलीगल एसोसिएशन हो गया तो 1 साल के बाद 6 मेंबर रिटायर हो गए हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था इलीगल एसोसिएशन में कि अगर इलीगल एसोसिएशन जिस समय चालू होता है अगर वो एसोसिएशन उस समय इलीगल है तो सब्सिक्वेंट अगर मेंबर्स निकल भी जाते हैं तो एसोसिएशन लीगल नहीं हो जाएगा। एंड वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि अगर एक इलीगल एसोसिएशन है तो इलीगल एसोसिएशन के को लॉ के आइस में वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसको कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 464। अब देखो अगर आपको सब सेक्शन नहीं पता है दैट्स एब्सोल्युटली ओके, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर पता होने चाहिए। याद रखना बच्चों, मैंने हर चैप्टर के बाद में ना विल डिस्कस द पर्टिकुलर चैप्टर क्वेश्चंस एंड विल डिस्कस द सेक्शंस जो आपको उस चैप्टर से पता होने चाहिए। एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 1 minute ऑफ द डे उन सेक्शंस को पढ़ने के लिए। एंड ट्रस्ट मी 7 days के बाद मतलब आफ्टर 7 chapters आपको सारे सेक्शंस जो हैं वो जबान पे याद हो जाएंगे। एंड वो दिन अब दूर नहीं है जब हम लोग सेक्शंस में बात करेंगे। क्लियर? और ये हो सकता है। क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग मोर देन 100 persons, मतलब अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें 100 लोगों से ज़्यादा है, formed for the purpose of carrying on any business that has an object of acquisition of gain। मतलब अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें 100 से ऊपर लोग हैं एंड जो एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, किस काम के लिए? सर्विस मोटिव के लिए? नो, फॉर मेकिंग गेन, शैल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलीगल एसोसिएशन की। unless it is registered as company under Companies Act 13 or formed under any other law for the time being in force। सेकेंड क्या लिखा है कि illegal association will not regarded as legal on reduction in number of members subsequently। very important point कि illegal association legal नहीं बन जाएगा। अगर बाद में members कम भी हो जाते हैं तो भी उसका status क्या रहेगा? it remains to be illegal association। third, since the law does not recognize an illegal association and therefore an illegal association cannot be sued by the member। मतलब illegal association को members केस फाइल नहीं कर सकते। now अब fact of the case में क्या दिया है? it says that an association of 105 members not being HUF started banking business without being registered। मतलब 105 members थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया and they are doing banking business without being registered। after 1 year 6 member retired, मतलब 6 member रिटायर कर गए। thereafter 3 member instituted a suit for partition of the association। तो उसका 3 members ने कोर्ट में केस फाइल किया है उस एसोसिएशन के पार्टीशन के लिए। तो अपने को ये बताना है कि क्या ये केस वैलिड है या नहीं है। तो क्या लिखा है? Now आंसर क्या लिखा है कि in light of the aforesaid section and the fact given, any reduction in number of members of illegal association will not convert into legal association। मतलब अगर number of members illegal association के कम हो जाते हैं तो वो एसोसिएशन लीगल नहीं हो जाएगा।
and therefore retirement of 6 members from illegal association will not affect its status and the said association shall remains to be illegal association only. मतलब इसका status change नहीं हो जाएगा and ये association illegal association ही रहेगा. आगे क्या लिखा है? Furthermore, any member of illegal association cannot file a suit against such association and therefore a suit for partition of asset of association will not be allowed by the court as the suit is not valid. मतलब illegal association के member कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट सच एसोसिएशन, इसलिए इस केस में मेंबर ने जो केस फाइल किया है फॉर पार्टीशन ऑफ सूट इट इज नॉट वैलिड. डन एवरीवन, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है. अगेन देखो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है बट पूछ सकते हैं. दैट इज समथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ केस स्टडी. क्लियर? क्या लिखा है? XYZ ट्रेडर एसोसिएशन was constituted by 4 joint Hindu families. मतलब 4 joint Hindu families ने मिलके एक XYZ ट्रेडर एसोसिएशन चालू किया. ओके इसका मतलब HUF1, HUF2, HUF3, HUF4, ये जो बना, ये जो रिजल्ट आया, दिस इज योर XYZ ट्रेडर एसोसिएशन. क्लियर? क्या लिखा है? कंसिस्टिंग ऑफ 101 मेजर एंड 2 माइनर मेंबर. नाउ अब इस एसोसिएशन में कितने लोग हैं? 101 मेजर हैं एंड 2 माइनर मेंबर. डन. The association was carrying on the business of trading as retailer with the object for acquisition of gain. मतलब यहाँ पे acquisition of gain के लिए इन्होंने association create किया है. The association was not registered as company under Companies Act 2013 or any other law. मतलब ये जो association है इसमें it is not registered as company under Companies Act और any other law में registered भी नहीं है. इसका मतलब ये association क्या हो गया? It is an illegal association. क्या लिखा है? State whether the XYZ Trader Association is having any legal status. क्या इनका कोई legal status है? Answer is no. Will there any change in the status of this association if the member of XYZ Trader Association subsequently were reduced to 98? अगर बाद में member 100 से कम हो जाते हैं तो क्या numbers पे status पे कुछ फर्क पड़ेगा? Answer is no. क्योंकि अगर एक association इलीगल एसोसिएशन है तो बाद में अगर मेंबर्स कम भी हो जाते हैं तो भी उसका स्टेटस सेम रहता है. क्या लिखा है? सबसे पहले अब यहाँ पे एज पर सेक्शन 464 देखो, अब इसमें ना एक चीज समझने की है. यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 101 मेजर. डन. सेक्शन 464 में मेंबर्स की लिमिट कितनी दी है? 100. डन. तो अगर 100 से ऊपर है तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन से ही वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा. लेकिन एज्यूम करो ये 100 से कम होता और 50 से ज्यादा होता तो ये क्या होता? तो भी इलीगल एसोसिएशन ही होता. लेकिन फिर हमको वहां पे रूल का रेफरेंस देना पड़ता. अच्छा याद रखना, रूल में लिमिट कितनी दी है? 50. लेकिन 50 से 100 तक की लिमिट कौन कर सकता है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगेगा. लेकिन 100 के ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक्ट में ही लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रूल का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 100 से ऊपर मेंबर हैं तो बाय डिफॉल्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 इटसेल्फ द एसोसिएशन इज इलीगल इन नेचर. सेकेंड थिंग याद रखना कि हम लोगों ने प्रीवियस में जो सेक्शन 464 है वो एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. लेकिन अगर 2 और मोर एचयूएफ मिलके बिजनेस करते हैं तो एप्लीकेबल होता है. ये जो प्रोविजन है, एप्लीकेबल प्रोविजन है, रूल है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था. दो इट वाज आल्सो इलीगल एसोसिएशन का क्वेश्चन था. क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि वहां पे एचयूएफ की बात ही नहीं हो रही थी. लेकिन यहाँ पे एचयूएफ की बात हो रही है तो इन दैट केस वी हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑल्सो. क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, नाउ एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, an association of person having more than 100 persons formed for the purpose of carrying on any business
that has an object of acquisition of gain shall be considered as illegal association। मतलब अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें 100 से ऊपर मेंबर्स हैं और ये एसोसिएशन क्या करने वाला है, दे आर एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ गेन, तो एंड अगर ये कंपनीज एक्ट के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13 या अंडर एनी अदर लॉ अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको क्या माना जाएगा, इट शैल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एसोसिएशन। क्लियर? Unless it is registered as a company under Companies Act 13 or is formed under any other law for the time being in force। Clear? Second क्या लिखा है, Section 464 does not apply to the case of an Hindu undivided family। मतलब ये जो Section 464 है ये HUF पे applicable नहीं होता है। Carrying on any business activity whatever may be the number of its member। इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, HUF पे एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, बट इफ टू और मोर HUF join together to form an association for carrying out business activity for gain। मतलब अगर टू और मोर HUF अगर मिल के एक एसोसिएशन बनाते हैं फॉर डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, किस काम के लिए, फॉर गेन, देन रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 464 शैल नॉट अप्लाई। क्लियर? फोर्थ क्या लिखा है, इलीगल एसोसिएशन विल नॉट रिगार्डेड एज अ लीगल ऑन रिडक्शन इन नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स सब्सिक्वेंटली। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। देखो इस पूरे केस स्टडी में हम लोग ने जो एक्स्ट्रा प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया है बताया है वो कौन सा है, वो है HUF का। क्लियर? अब देखो फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया है, इट सेज दैट XYZ ट्रेडर एसोसिएशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 4 जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 101 मेजर्स एंड 2 माइनर मेंबर। याद रखना जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ मेजर को कंसिडर किया जाता है, माइनर को काउंट नहीं करते हैं। सेकेंड क्या लिखा है, द एसोसिएशन वाज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग as retailer with the object for acquisition of gain and the association was not registered as company under Companies Act 13 or any other law। This is the basic fact of the case जो कि और कहीं से नहीं आया है, क्वेश्चन से ही लिया हुआ है। डन। अब आंसर क्या हो जाएगा, it says that in light of the aforesaid section and the fact given, XYZ Trader Association constituted by 4 joint Hindu family consisting of more than 100 members and not registered as company under the Companies Act or other law is an illegal association। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि XYZ लिमिटेड जो XYZ ट्रेडर एसोसिएशन जो है वो क्या है, वो एक इलीगल एसोसिएशन है। सेकेंडली also any reduction in the member of illegal association will not convert into legal association। मतलब अगर members के नंबर कम हो जाते हैं तो वो legal नहीं बन जाएगा। and therefore if the members of XYZ traders association subsequently were reduced to 98 it shall remains to be illegal association only। मतलब अगर 98 भी हो गए मेंबर्स का नंबर तो भी वो क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन ही माना जाएगा। अब देखो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, द कर्ता ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली ए कंसिस्टिंग ऑफ 31 एडल्ट मेंबर एंड द कर्ता ऑफ अनदर जॉइंट हिंदू फैमिली बी कंसिस्टिंग ऑफ 21 एडल्ट मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब HUF ए जो है उसमें 31 एडल्ट हैं एंड HUF बी में 21 एडल्ट हैं। टोटल कितने हो गए, 52 एडल्ट। अगर 52 एडल्ट हो गए तो बाय डिफॉल्ट ये जो एसोसिएशन है ये क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन, नॉट फ्रॉम सेक्शन 464 बट फ्रॉम रूल 10। क्लियर? क्या लिखा है, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप without getting registered under Companies Act 13 on behalf of their family. After 2 years, some dispute arose and they sought the help of the court. Can the court intervene?
क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। अब देखो कैसे प्रेजेंट करना है। नाउ एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फॉर्म्ड एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये किसके हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप। डन। अब देखो क्या दिया है, इट सेज दैट एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 an association of person having more than 100 persons formed for the purpose of carrying on any business that has an object of acquisition of gain shall be considered as illegal association। मतलब इसको क्या माना जाएगा? It will be considered as illegal association unless it is registered as company under Companies Act 13 or formed under any other law for the time being in force। very very important part। अब देखो यहाँ पे सेक्शन का जो रेलेवेंस दिया उसमें तो लिमिट कितनी दी गई है? 100 की, और यहाँ तो 100 से कम है। देन अपने को यहाँ पे रूल भी कवर करना पड़ेगा। रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 प्रिस्क्राइब 50% इन दिस रिगार्ड। मतलब रूल 10 में जो लिमिट दी गई है वो कितनी है? 50। एक्ट में लिमिट कितनी दी गई है? 100। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब लिमिट को 50 से 100 कर सकता है और उसके लिए वापस पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्लियर? सेकेंडली क्या लिखा है कि सेक्शन 464 डज नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ HUF कैरिंग ऑन एनी बिजनेस वट एवर मे बी द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। मतलब ये HUF के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर 2 और मोर HUF हैं, 2 और मोर HUF ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन for carrying out business activity for gain then requirement of 464 shall apply। मतलब अगर 2 या इससे ज़्यादा HUF मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक एसोसिएशन बना रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वो भी प्रॉफिट अचीव करने के लिए, तो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या लिखा है? सिंस द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एन इलीगल एसोसिएशन and therefore no relief can be granted either to the association or to any of its member as contractual relationship on which it is formed is illegal। very important। देखो यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट को क्यों लेके आए? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। सो वी नीड टू टेल कि इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। इसलिए कोई भी लीगल रेमेडी, लीगल राइट उस एसोसिएशन या उसके मेंबर्स के पास नहीं होता, क्योंकि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ही इलीगल है। फर्दर इन कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स माइनर मेंबर ऑफ HUF आर टू बी इग्नोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर माइनर मेंबर है तो उसको काउंट नहीं करना है। इसीलिए हम लोगों ने किसको काउंट किया है? वी हैव कैलकुलेटेड एंड कंसिडर्ड ओनली एडल्ट मेंबर्स, नॉट द माइनर मेंबर। अब फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया है? नाउ फैक्ट ऑफ द केस सेज दैट द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली A consists of 31 adult member and कर्ता of another joint Hindu family B consisting of 21 adult member। ये जो फैक्ट ऑफ द केस दिया, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो now what is being said, enters into partnership without getting registered under Companies Act 13 on behalf of their families। After 2 years some dispute arose and they sought the help of the court। आंसर क्या बताना है कि क्या यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? आंसर इज नो। क्या लिखा है? In light of the aforesaid section and the fact given, the number of adult member of the 2 joint Hindu families exceed 50 and therefore the said partnership is illegal association। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एडल्ट मेंबर्स हैं वो 50 से ऊपर हैं, इसलिए ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एसोसिएशन। आगे लिखा है फर्दर मोर
कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन मैटर ऑफ इलीगल एसोसिएशन, मतलब कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता मैटर ऑफ इलीगल एसोसिएशन में, एंड दस मेंबर्स ऑफ इलीगल एसोसिएशन कैन नॉट सीक द हेल्प ऑफ द कोर्ट, मतलब जो इलीगल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते, एज नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ईदर टू द इलीगल एसोसिएशन और टू एनी मेंबर, मतलब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते और उनको कोई भी लीगल राइट्स प्रोवाइड नहीं होगा, न तो इलीगल एसोसिएशन को एंड न ही उसके मेंबर्स को। डन, पक्का। तो हम लोग को रूल का रेफरेंस कब देना है, जब नंबर ऑफ मेंबर एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज़्यादा हो तो रूल का रेफरेंस देना है, और अगर डायरेक्टली 100 से ऊपर है तो रूल का रेफरेंस नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब देखो क्वेश्चन 7, ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं मॉड्यूल में, आईसीएसआई के मॉड्यूल में, वो भी कवर किया हुआ है। मतलब ये जो आप लोग का जो केस स्टडीज बनाया गया है एंड जो आपका मेन नोट्स बनाया गया है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट है जिसमें आपका 100% मॉड्यूल कवर किया हुआ है। मॉड्यूल में चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी कवर किया है, लास्ट में जो मॉक पेपर दिया है वो भी कवर किया है, जितने पास आईसीएसआई के पेपर्स हुए हैं उनमें इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर किया है। मतलब वंस यू हैव स्टडीड द एनालिसिस नोट एंड मेन नोट्स का आपने एक बार ग्लांस कर लिया फिर कुछ नहीं बचता। ठीक है, क्या लिखा है, 4 persons are the only members of private company, all of them go to a pleasure trip in a car and due to accident all the 4 dies. Does the private company exist? I think we have already discussed this type of case study earlier. 2-3 केस स्टडी ऐसे कर लिए। यहाँ पे भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन की। तो क्या दिया है, it says that perpetual succession is the basic feature of the company and the existence of the company is not dependent upon the existence of the members forming such company. Therefore, even if all the members of the company dies, the company shall survive. अब fact of the case क्या दिया है, it says that 4 persons are the only members of private company, all of them go to the pleasure trip in car, due to accident all of the 4 dies. मतलब सेम जो क्वेश्चन में दिया है ना उसी को फैक्ट ऑफ द केस में प्रेजेंट कर दिया है पॉइंट वाइज। आंसर क्या लिखा है, इन लाइट ऑफ द अफोरसेड प्रिंसिपल्स एंड द फैक्ट गिवन द कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड दस death or incapacity of members of the company does not affect the existence of the company. Therefore private company still exists despite of death of all its member. मतलब कंपनी के मेंबर्स की डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सरवाइव करेगा इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल इट्स मेंबर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये भी आपका सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है जो मॉड्यूल के पीछे दिया हुआ है, विच ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल एग्जाम एंड इंस्टीट्यूट में आस्क एनीथिंग। तो क्या लिखा है, NSZ लिमिटेड इंगेज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब ये लोग कंपनी किस में इंगेज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। एंड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी, मतलब फंड का क्राइसिस है, एंड इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, मतलब कंपनी डूबने के कगार पे है। Some differences arises between the workmen and the management of NSZ Limited, मतलब वर्कमैन कंपनी के जो वर्कमैन हैं और जो कंपनी के मैनेजमेंट है उससे कुछ डिस्प्यूट हो गया, बिकॉज ऑब्वियस बात है अगर फाइनेंशियल क्रंच होगा, अगर मैनेजमेंट वर्कर्स का सैलरी पे नहीं कर रहा होगा तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। क्या लिखा है, द वर्कमैन ऑफ द कंपनी प्रिपेयर वीडियो कैसेट शोइंग देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द कंपनीज मैनेजमेंट, मतलब वर्कमैन ने क्या किया, एक वीडियो कैसेट बना लिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। एडवाइस एज द कंपनी सेक्रेटरी टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वेदर कंपनी कैन क्लेम डैमेज अगेंस्ट वर्कमैन। अब ये चीज़ समझो, मतलब यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या कंपनी वर्कमैन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। याद रखना, अगर वर्कमैन ने जो वीडियो में दिखाया है वो गलत है तो 100% डिफेमेशन का केस हो सकता है, लेकिन अगर वर्कमैन ने जो केस में दिखाया है, जो वीडियो कैसेट में दिखाया है वो सही है तो केस नहीं हो सकता। लेकिन क्या कंपनी खुद के नाम पे केस फाइल कर सकता है, आंसर इज यस, बिकॉज कंपनी
enjoys the separate legal entity, they have corporate personality, so they can always sue and be sued in its own name. तो क्या लिखा है? A company being a body corporate can sue and be sued in its own name. I think we have already very much clear. To sue means to initiate legal proceeding against a person or to bring a suit in the court of law. Therefore, the company may bring an action against anyone in its own name. मतलब यहाँ पे हमने ये नहीं बोला है कंपनी केस इस केस में केस कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और वो खुद के नाम पे या कोई और बंदा कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता है. नेक्स्ट लिखा है फैक्ट ऑफ द केस क्या है? इट सेज दैट NSZ Limited engaged in petroleum product and for last few years company is facing the problem of liquidity and is struggling for its survival. Second क्या लिखा है? Some differences arise between the workmen and the management of NSZ Limited. Third, the workmen of the company prepared video cassettes showing their struggle against the company's management, which is the same fact जो क्वेश्चन में दिया है. याद रखना बच्चों, आपको फैक्ट चेंज नहीं करना है. क्लियर? आंसर क्या लिखा है? In light of the aforesaid principle and the fact given, a company has a right to seek damage where the defamatory material published against it affects its business. मतलब अगर डिफेमेशन हुआ है तो कंपनी लीगल राइट ले सकता है, कंपनी उन लोगों के ऊपर लीगल केस फाइल कर सकता है वर्कमैन के ऊपर. It was held that where video cassettes were prepared by the workmen of the company showing the struggle against the company's management is not actionable. मतलब इस केस में क्या नक्की किया गया कि भाई उन्होंने जो वीडियो कैसेट बनाया वो एक्शनेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट अ डिफेमेशन. जो दिखाया गया है वो सच है. अनलेस मतलब यहाँ एक्शनेबल नहीं है, अनलेस इट इज शोन दैट द कैसेट वुड बी डिफेमेटरी. नाउ व्हाट इज डिफेमेटरी और व्हाट इज डिफेमेशन? देखो, डिफेमेशन के लिए ना दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, ये याद रखना. For defamation, two things are necessary. दो चीजों को होना बहुत जरूरी होता है. एक रॉन्ग स्टेटमेंट, दूसरा लॉस ऑफ रेप्यूटेशन. मतलब एक रॉन्ग स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा उस रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से लॉस ऑफ रेप्यूटेशन होना चाहिए. मतलब अगर कंपनी सैलरी पे नहीं कर रहा है और ये वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, अच्छा ये वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं कंपनी में, अगर ये मार्केट में न्यूज़ जाती है तो लॉस ऑफ रेपुटेशन 100% होगा. लेकिन क्या वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं या जिन्होंने जो वीडियो कैसेट बनाए हैं, क्या वो रॉन्ग स्टेटमेंट है? इफ आंसर इज नो, वो रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ डिफेमेशन. लेकिन अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से रेपुटेशन जा रहा है, देन इट इज अ केस ऑफ डिफेमेशन. क्या लिखा है? Thus, company cannot claim damage against their worker. मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया कि इन दिस केस कंपनी डैमेज अपने वर्कर से क्लेम नहीं कर सकता. एंड दिस इज अ केस which relate to TVS Employees Federation versus TVS and Sons Limited. Done. So with this, your case studies of chapter 1 is over. And now we are starting with main notes, and under main notes we'll glance the entire chapter and we'll see all the questions जो institute ने इस chapter से पूछे हैं in the past exam. So without wasting any time, let's move to the main notes also.